12वीं शताब्दी में यादव शासकों के द्वारा बनवाया गया देवगिरी का किला, जो आज अपने उन भूल भुलैया वाले रास्तों के लिए और काल कोठरी के लिए विख्यात है, जिसके चारों तरफ खाइयों को खोदा गया और यहाँ पर 7 अलग अलग परकोटों से इस किले को सुरक्षा दी गई। दोस्तों, हम इसके सबसे पहले दरवाजे पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हाथियों के दमखम को रोकने के लिए किले पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई थी और इन कीलों के बाहर लगाया जाता था पॉइजन। यदि हाथी के दम से इसको तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी तो जो कीले होंगी ना, सीधा उसके माथे में घुस जाएंगे, जिसकी वजह से जो हाथी है वो इस किले को नहीं तोड़ पाएगा। और यदि मान लीजिए कि हाथी ने इस किले को तोड़ भी लिया तो उस केसेस में हाथी सीधा दीवार पे जाकर टकरा जाएगा और टकराने के बाद में या तो उसकी मौत हो जाएगी या कुछ समय के बाद में वो हाथी जो है वो पागल हो जाएगा। 1187 के वक्त में राजा भिल्लम पंचम यादव ने इस किले की नींव रखनी शुरू कर दी थी और इतने अलग अलग कोण एंगल्स में इसके दरवाज़ों का निर्माण किया कि दुश्मन इस किले को भेद पाने असंभव से मानते थे। और दोस्तों, आज हम जिस हिस्से में खड़े हैं ना, ये है इस देवगिरी के किले का वो दरवाज़ा जो बड़े बड़े विरोधियों को और यहाँ पर आने वाले उन दुश्मनों को रास्ता भटका देता था। यदि वो दुश्मन इस दरवाजे से अंदर आते थे तो सामने की तरफ जाने के लिए उनको थोड़ा सा ट्विस्ट यानी कि कर्व लेना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। लेकिन इस वक्त इस किले के जो सैनिक ऊपर की तरफ तैनात रहा करते थे और उन्हीं सैनिकों के पास में जहर से भरे हुए जो तीर होते थे, उनसे वो दुश्मनों को मार दिया करते थे। लेकिन कुछ सैनिक जब इस हिस्से में जमावड़ा लेकर खड़े हो जाते थे, दुश्मनी सैनिक, तो उनको राह भटकाने के लिए कुछ नकली दरवाजे भी यहाँ पर बनाए गए हैं। उन्हीं नकली दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा आज हम यहाँ देख रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो दुश्मनों को राह भटका देता है। आधे दुश्मन जब मुख्य दरवाजे को नहीं तोड़ पाएंगे तो वो इस दरवाजे की तरफ भागेंगे, ये सोचकर कि शायद किले में घुसने का यही दरवाज़ा होगा। आज के वक्त में बंद है, लेकिन जब कुछ दुश्मनी सैनिक इसके अंदर चले जाएंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी तक एक लंबा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां जाकर आगे की तरफ की दीवार बंद मिलेगी और उन सैनिकों को यहाँ से दरवाज़ा बंद करके इसी हिस्से में एक ट्रैप कर लिया जाएगा और उन दुश्मनों को दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछार से वहीं पर उनका कत्लेआम किया जाएगा। और दोस्तों, इसी हिस्से में सैनिकों की चौकी हुआ करती थी, जहां पर आज रखी हैं बहुत बड़ी बड़ी तोपें। महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 300 से भी ज़्यादा किले हैं। उन किलों के ऊपर एक वक्त पहले किलों को ध्वस्त कर देने वाली ये लोहे की बड़ी जो तोप है वो रखी गई थी और आज के समय में यहाँ पर इन खांचों के अंदर इन छोटी बड़ी तोपों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और सामने की तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग किलों को दिखाया गया है, ताकि जब कभी भी आप इस किले को घूमने आते हैं तो इन तोप के साथ में इन हिस्सों को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करने वाला ये एक नया दरवाज़ा हमें दिखाई देता है। मजबूती की दृष्टि से इसके ऊपर भारी पत्थर और मजबूत दरवाज़ा है। कॉर्नर वाले हिस्से पे हाथी के ऊपर बैठे हुए सैनिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाथियों को बेड़ी में बंद किया गया है। ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर अगर हाथियों से हमला होता भी है ना, तो हाथी उस हमले को नहीं झेल पाएगा, जो कि हमने पहले दरवाजे में देखा था, और वो पागल होकर दीवार में टक्कर मार के कुछ समय के बाद में मर जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि बादशाह औरंगज़ेब जब यहाँ पर आए तो वो अपने वक्त में कॉपर की तोप लेकर आए थे, ताकि इस हिस्से से दक्कन के क्षेत्र पे अपनी मजबूती की जा सके। ये है दोस्तों बादशाह औरंगज़ेब के वक्त की कॉपर से बनी हुई तोप, और इसी तोप के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है औरंगज़ेब, और कुछ जो लिखावट है पर्शियन में आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि उन लोगों की ऑफिशियल जो भाषा हुआ करती थी वो पर्शियन थी। और गोलों का इस्तेमाल किया करते थे तोप की दीवारों को भेदने के लिए, दरवाज़ों को तोड़ने के लिए। सरकार ने यहाँ पर 2 बड़े बड़े तोप के गोले रखे हैं, एक लोहे का दिखाई दे रहा है और ये वाला भी लोहे का है। लोहे का जो गोला होता था वो गेट, दरवाज़ों और दीवारों को तोड़ने के लिए होता था। जो पत्थर के गोले होते थे वो सैनिकों की टुकड़ी को भेदने के लिए या फिर भागते हुए घोड़ों के सेना बल को रोकने के लिए इस्तेमाल में आता था। दोस्तों, यदि कुछ सैनिक अब यहाँ से इस किले के अंदर घुस जाते हैं और इस दरवाजे को भी भेद देते हैं,
तो यहाँ के यादव राजाओं ने उन सैनिकों को मारने की एक नई रणनीति बनाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि ये दरवाज़ा आज भी 12वीं शताब्दी का लगा हुआ है, यानी कि इस किले को कभी भी युद्ध के दौरान नहीं जीता जा सका। ये किला अजय दुर्ग है और इस किले को भेद पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे अजिंक्य दुर्ग की श्रृंखला में रखा। सैनिकों की टुकड़ी तैनात रहती थी यहाँ पे। अब दोस्तों हम देखते हैं उस समय की एक ऐसी अद्भुत तकनीक जो यहाँ के दुश्मनों को इतना पागल कर देती थी, भूल भुलैया में अटका देती थी। सैनिकों की दुश्मन की टुकड़ी यहाँ पर आ गई है। अब इनके सामने दो दरवाजे आ गए, दो रास्ते आ गए। एक राइट की तरफ का रास्ता आ गया दोस्तों, तो दूसरा रास्ता आ गया लेफ्ट की तरफ में। दुश्मनी सेना जब यहाँ की तरफ भागेगी ना, तो ये पूरा हिस्सा आगे की तरफ वही जाएगा 700-800 मीटर तक, और आगे जाके रास्ता बंद है। और ऊपर की तरफ जो परकोटे बने हैं, यहाँ पर खड़े रहते थे किले के सैनिक जो उन दुश्मनों को भेद देते थे। और सामने की तरफ दोस्तों जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स हुआ करते दूरबीन का काम करते थे। यही होल्स होते थे जो यहाँ के दुश्मनों को भेजने का काम करते थे। इन छज्जों पे इनके सैनिक तैनात रहा करते थे, हथियारबंद सैनिक। अब दोस्तों कुछ जो दुश्मनी सैनिक होंगे ना, वो अपना दिमाग लगाएंगे और अपनी रफ्तार को एकदम से ऐसे मोड़ेंगे, और भागते हुए सैनिक जब यहाँ से आएंगे ना दोस्तों, तो उन लोगों के लिए इस दिशा में एकदम से मुड़ पाना स्पीड में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब देखना कि यहाँ के दुश्मनों को कैसे भेदा जाता था। सामने की तरफ ऊंचे ऊंचे कंगूरे दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे जत्था भरा रहता था उन किलेदार के सैनिकों का, जो यहाँ पर विरोधियों को और भी शिकस्त दे देते थे और उनको यहीं पर मार गिराते थे। अब दोस्तों हमने पीछे की तरफ में एक नकली दरवाज़ा, नकली रास्ता देखा था। उस रास्ते की कनेक्टिविटी यहाँ से आज हो रही है। एक वक्त पहले इस रास्ते को बंद किया होगा, और मैं यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उस नकली रास्ते में जब सैनिक घुस जाते होंगे तो उनको भेद पाना यहाँ से कितना आसान होगा। और ये पहले के वक्त में बंद था। तो दोस्तों ये एक गलियारा सा बना है, एक लंबा कोर्ट यार्ड सा बना हुआ है, और सामने की तरफ महाकोट यानी कि बड़ी प्राचीर बनी है। और इस हिस्से में जो दुश्मनी सैनिक थे वो भाग जाते थे आगे की तरफ, ये सोच के किले का मुख्य द्वार ये है, लेकिन वो यहाँ के राजाओं के उस ट्रैप में फंस जाया करते थे। और दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये एक वक्त पहले बंद रहता था। यहाँ पर एक दरवाजा लगा रहता होगा, देखो उसके निशान भी दिख रहे हैं कि दरवाजे को लट्ठे से बंद कर दिया। कुछ ये होल्स भी दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो ये इतना ज़्यादा भूल भुलैया वाला किला है कि भारत में एकमात्र ऐसा किला जिस किले को लड़ाई के दम पे तो जीता ही नहीं जा सकता था। बाद के वक्त में यहाँ के जब कुछ मुस्लिम शासकों ने इसको अपने अधीन किया, तो यहाँ पे उन लोगों की कुछ कब्र वगैरह भी दिखाई हमें देती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन घुमावदार दरवाज़ों से इस रास्ते पर। दुश्मन लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अब उनका जत्था इस किले को भेदने का काम कर रहा है। यहाँ पर लगा रहता था लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा, और अगर किसी भी तरीके से दुश्मनी सैनिक अपने घोड़ों के दम पर इस गेट को तोड़ भी लेते हैं और इस किले में घुस भी जाते हैं दोस्तों, तो उनके घोड़ों को मारने का 1000 साल पुराना क्या तरीका था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही घोड़े रफ्तार के अंदर यहाँ पर आएंगे ना, तो ये इतने स्लिपरी पत्थर यहाँ पर इन्होंने सेट किए थे पूरे इस रैंप के ऊपर कि उनके घोड़ों का बैलेंस बिगड़ेगा और यहीं पर जो घोड़े हैं वो लहूलुहान हो जाएंगे। और यदि कुछ बड़ा जत्था आ जाता है विरोधियों का, तो सामने की तरफ से बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंके जाते थे, और ऊंचाई से जब गोले नीचे की तरफ आते होंगे ना, तो उन गोलों की स्पीड आज के वक्त की बुलेट की गोली के बराबर बन जाती होगी दोस्तों। 1000 वर्ष पहले इजाद करी यादव शासकों ने यहाँ पर एक ऐसी तकनीक, जो तकनीक हमारे दिमाग को हिला कर रख देती है। अब जहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे ना दोस्तों, ये इनके बड़े बड़े जो बुर्ज दिखाई दे रहे ना, इन्हीं के पीछे उनका जत्था तैनात रहा करता था। आज के समय में यहाँ के जो दरवाजे हैं लकड़ी के वो टूट गए हैं, और उस वक्त का एक मंदिर हम देख पा रहे हैं। ये मंदिर बना हुआ था, प्लेटफॉर्म, ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से होता था। कॉर्नर पे लैंप स्टैंड बना रखा है जहाँ पर रोशनी के लिए बड़े दीपक जलाए जाते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस हिस्से को सैनिक चौकी के रूप में इस्तेमाल किया था। तो भिल्लम पंचम यादव की वो सोच, जिस सोच ने एक नई रणनीति को, नए किलों को, एक दुर्ग को एक नया रूप दिया, और
पहाड़ के ऊपर बना डाला, देवों के स्थान ऋषि मुनियों के उस हिस्से पर ऐसा किला जो आज तक अभेद्य है। शुरुआत तो यहाँ पर दोस्तों हो गई थी हमारे ग्रंथों के वक्त से, जिस समय यहाँ पर आ रहे थे बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करने के लिए। और फिर आ जाता है 2500 वर्ष पुराना वो वक्त जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए पास में ही वेल्लूर की गुफाएं पड़ती हैं, वहाँ पर उनके शासनकाल से एलोरा अजंता की गुफाओं की खुदाई होना शुरू हुई। 2 BC के वक्त में सातवाहन शासकों का यहाँ पर अधिकार रहा और इस हिस्से में ऋषि मुनियों का आना जाना लगता रहा। और उसी के बाद के वक्त में यहाँ पर जब चालुक्य शासन 11वीं शताब्दी में कमज़ोर पड़ा तो देवगिरी के इस हिस्से पे यादवों का सबसे पहला जत्था आया उत्तर भारत से दक्षिण भारत पे कुछ नया साम्राज्य इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर 10 वर्षों के लिए दौलताबाद को बनाई ना, तो यहाँ के लोगों को पानी की बड़ी समस्या आती थी, जिसको आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों इस बावड़ी को कहते हैं सरस्वती बावड़ी। इस बावड़ी की जो गहराई लंबाई ऊंचाई है वो 30 गुना 30 गुना 12 मीटर की है और पत्थरों को तराश कर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। और ऐसा बताते हैं कि इस बावड़ी के अंदर बारिश के पानी को ही स्टोर करके रखा जाता था और इस बावड़ी का निर्माण 1322 वक्त में करवाया गया था। गाजी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का ही एक शिलालेख यहाँ पे हमें प्राप्त होता है और पास में ही दरगाह अजीज कत्ल की यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई छोटी सी। अब दोस्तों जो शहर के बाहर के लोग थे ना, उन लोगों को पानी की व्यवस्था होती थी यहाँ से, लेकिन पानी को स्टोर करने का क्या सिस्टम वो लोग अपनाते थे। किला ऊंचाई में बना हुआ है, वहाँ से सारा पानी आएगा नीचे की तरफ और नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक होल आप लोग देख सकते हैं। इसी होल से इस बावड़ी के अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से सारे का सारा जो पानी था वो बावड़ी के अंदर जाया करता था। सामने की तरफ दूसरा होल दिखाई दे रहा है, एक वक्त पहले वहाँ पर लगी हुई थी मूर्ति और आज के वक्त में वो जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों थोड़ा सा जब हम आगे की तरफ चलते हैं ना, तो इस स्टेप वेल की इस संरचना को देखकर हमारा दिमाग इसलिए हिल जाता है कि वो बनाने में तो सिंपल भी बना सकते थे, कुआं बना सकते थे, लेकिन स्टेप्स क्यों बनाए? इससे आसानी होती थी हर एक स्तर पर नीचे किए जाने में। यानी कि उन लोगों की कुछ ना कुछ अलग सोच ज़रूर रही होगी। और इस हिस्से को जब गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाने के बारे में सोचा ना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये सोचा कि मैं अपने अमीर वर्ग के लोगों को और दिल्ली के सारे खजाने को यहीं पे लाके सुरक्षित रखूंगा। इसीलिए उस समय इस स्थान का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार दौलत का खजाना गयासुद्दीन तुगलक के समय के बाद से मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इसको राजधानी बनाया तब शुरू हुआ। और जब यहाँ के यादव शासकों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में हमला किया, तो बताते हैं दोस्तों 1000 ऊंटों के ऊपर यहाँ का सारा हीरे जवाहरात, सोने चांदी, आभूषण, कीमती जो यहाँ के पत्थर थे उनको वो लाद कर ले गया था। उस इतिहास को भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ में कॉर्नर पे बनी हुई एक पुरानी इमारत, 3 मेहराबदार वाली इमारत है ये, और इस इमारत के अंदर हम लोग एक बार चल के देखते हैं। सामने की शेप में हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि बाद के शासकों ने शायद इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर उस मेन द्वार के बड़े बड़े किवाड़ यानी कि दरवाजे रखे हुए हैं, और इसी के साथ साथ में हमें आज के वक्त में दोस्तों वो पत्थर का गोला भी दिखाई दे रहा है जो दुश्मनी सेना को भेजने का काम करता था। तकरीबन इसका जो वज़न है वो 15 से 20 केजी के आसपास होगा। और ये एक जो पत्थर है ना दोस्तों, इसको तराश कर ही बनाते थे और इस पत्थर को आज भी यहाँ पे संरक्षित रखा हुआ है। एक किवाड़ यहाँ पर भी देखने को हमें मिलता है। और इस इमारत के बाहरी हिस्से में हमें इसकी सुरक्षात्मक जो कोट है, प्राचीर है, दिखाई दे रही है। ये गोल जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे बना हुआ हिस्सा है बुर्ज का, कॉर्नर पे एक आर्च दिखाई दे रही है जहाँ से सैनिकों की गतिविधि इस पूरे कोट के हिस्से पर हुआ करती थी। तो दोस्तों इतने सारे रहस्यों से भरा हुआ देवगिरी का ये वाला जो किला है, जहाँ पे बनी है भूल भुलैया वाले वो खूनी रास्ते तहखाने, जिन रास्तों के अंदर आज हम जाएंगे और पता लगाएंगे कैसे दुश्मनों को कदम कदम पर खूनी खेल का सामना करना पड़ता था।